नमस्कार दोस्तों। आज का विषय है अस्तित्ववाद दर्शन। जी हाँ, ये समंदर रूपी विषय है और मैं महज एक गोताखोर की तरह आपके बीच में आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इस टॉपिक के ऊपर मैं एक समा बांध सकूँ। हालांकि ये एक ऐसा विषय है जिसमें मैं जितना गोता लगा रहा हूँ, ये समुंदर और गहरा होता जा रहा है। और इस विषय के ऊपर बात करने के लिए कोई 1 घंटा बात करोगे तो भी आप इस विषय को कवर नहीं कर सकते। ये अपने आप में समंदर है। जी हाँ, लेकिन कई दार्शनिक हुए, जैसे अल्बियर कामू, जिसे हिंदी में अल्बर्ट कामू पढ़ते हैं, नीचा जिसे नीत्शे पढ़ते हैं, और सोरेन किर्कगार्ड, जीन पॉल सार्टर। जीन पॉल सार्टर एक ऐसा नाम है जिसको चर्चा किए बिना या जिसके बिना हम अस्तित्ववाद दर्शन को नहीं समझ सकते। कभी आपके मन में विचार आया होगा कि हम क्या हैं, हम कहाँ से आए हैं, हमारा क्या अस्तित्व है और हम यहाँ क्या है, हमारे जीवन का क्या अर्थ है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आवर लाइफ, व्हाट इज द पर्पज ऑफ आवर लाइफ, व्हाई वी आर हियर, व्हाट वी आर। कुछ इस तरह की जब भी आपके मन में, मस्तिष्क में प्रश्न आए होंगे तो यही से अस्तित्ववाद की पहेली शुरू हो जाती। अब आपको बता दूं, हर किसी को जीवन जीने की कोई ना कोई सार्थकता होती है। किसी को प्यार करके जीवन की सार्थकता मिलती है, किसी को स्पिरिचुअल बनने में जीवन की सार्थकता मिलती है, किसी को लूट खसूट करके जीवन की सार्थकता मिलती है, किसी को दान पुण्य करके जीवन की सार्थकता मिलती है, और किसी को धार्मिक और मान के चलो आध्यात्मिक, धर्म और आध्यात्मिक के बीच में एक समा बांधने में जो है वो जीवन का अर्थ मिलता है। असल में ये सब हमने जीवन का जो अर्थ है, अस्तित्ववाद कहता है, हमने अपने हालात, अपनी स्थिति के अनुसार जीवन के अर्थ निकाले। असल में जीवन का कोई अर्थ नहीं होता, इस संसार का कोई अर्थ नहीं होता। हमने अपने अनुसार, अपनी कंडीशन के अनुसार, अपनी सिचुएशन के अनुसार, और दोनों में व्यक्ति के मूल तथा व्यक्ति के अस्तित्व तथा जीवन के अर्थ की चिंता का विषय है। चाहे आप फॉर एन एग्जाम्पल, आपको मैंने एग्जाम्पल दिया, किसी को धर्म और अध्यात्म, धार्मिक और आध्यात्मिक में अपने जीवन का सार्थकता मिलती है, किसी को स्पिरिचुअल बन के, किसी को फेमिनिस्ट बन के, किसी को मार्क्सिस्ट बन के, और दोनों के जो अर्थ की चिंता का विषय है वो एक ही है। हर कोई अपने जीवन का अर्थ ढूंढना चाहता है। लेकिन अस्तित्ववाद क्या कहता है? असल में जीवन का कोई अर्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि अस्तित्ववाद में हम देखते हैं किसी को हिमालय की वादियों में जाकर जीवन का अर्थ मिलता है, और यहीं से अस्तित्ववाद की पहेली, मैंने पहले कहा था, शुरू होती है। अब दोनों किस्म की सोच में यहाँ पर एक बात देखी जाती है कि जिस बात से आपको खुशी मिलती है वही जीवन का अर्थ है। लेकिन अस्तित्ववाद फिर से नकार देता है कि ऐसा कुछ नहीं है। अब आपको ले चलेंगे हम पुराने जो दर्शन की तरफ, जब 18 से 19 सेंचुरी से पहले का जो जीवन के मूल के ऊपर जो बात होती थी उसके ऊपर बात करते हैं। देखिए, आपने जीन पॉल सार्टर की फिलॉसफी सुनी होगी, एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस। लेकिन ये जो दूसरे, अभी जो मैं थ्योरी की बात कर रहा हूँ, ये आज से पहले भी एग्जिस्ट करती थी और आज भी एग्जिस्ट करती है कि हम लोगों को किसने भेजा है? भगवान ने भेजा है। उसके बाद सबसे पहले जब हम लोगों को भगवान ने भेजा है, सबसे पहले क्या है? उसने सब कुछ डिसाइड कर दिया है। एवरीथिंग हैज़ बीन डिसाइडेड बाय गॉड। हमारा पर्पस, मकसद, जीवन का अर्थ क्यों है, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, सब कुछ डेस्टिनी भगवान ने बना के दी है। हम यहाँ पर क्या है? एसेंस पहले आया, एग्जिस्टेंस बाद में है। और ये फिलॉसफी सालों दर चलती आ रही है। और इसी फिलॉसफी को यूनानी दार्शनिक जो आपके प्लेटो और अरिस्टोटल भी मानते हैं। जब उन्होंने कहा कि ये जो एसेंस है ये पहले है, इंसान बाद में, एग्जिस्टेंस बाद में,
उनके अनुसार भगवान ने हमें भेजा है, तो सब कुछ पहले से डिसाइडेड है। वो एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि कुल्हाड़ी है, कुल्हाड़ी की जो एसेंस है, जो उसका मूल है, वो है काटना। तो उसकी धार को तेज किया जाता है, उसकी कुल्हाड़ी के साथ लगे हुए उस लकड़ी, और चाहे वो लकड़ी की हो चाहे लोहे का हो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता अगर उसकी धार तेज नहीं है। तो कुल्हाड़ी का एसेंस क्या है? धार। उसी तरह चाकू को बनाया गया है, चाकू का एसेंस है काटना। इसलिए माइंड में पहले चाकू आया, फिर पहले काटने के लिए चाकू को बनाया गया। वो जो एसेंस था वो इसलिए कि इसका काम होगा काटना। तो यहाँ पर वो हवाला देते हैं कि पहले माइंड में एसेंस होता है, एग्जिस्टेंस बाद में आता है। यही वो पेन का भी हवाला देते हैं कि पेन की जैसे एग्जिस्टेंस है, इसका सार है लिखना। वो पहले माइंड में आया, फिर एग्जिस्टेंस आया पेन। तो ये सारा हवाला देते हैं आपकी यूनानी और हमारी इंडियन फिलॉसफी में भी है। लेकिन एक बहुत बड़ा बदलाव आता है 18th-19th सेंचुरी में। नीत्शे, महान फिलॉसफर नाइलिज्म के, वो कहते हैं, जब उनका एक कॉन्सेप्ट आता है सबसे पहले, गॉड इज डेड। एक्चुअली होता क्या है, इसकी कहानी थोड़ी सी बता देना चाहता हूँ। जर्मनी में एक बार वो अपने स्टूडेंट को लेक्चर दे रहे होते हैं कि जो जर्मनी के अभी क्रिटिकल हालात है, जो जर्मनी की अभी सिचुएशन ख़राब है, हु विल इम्प्रूव इट, कौन लड़ेगा इसके लिए? तो उसका एक स्टूडेंट कहता है कि भगवान, हमारी डेस्टिनी, हमारा फ्यूचर सब कुछ भगवान तय करेगा, जो होगा देखा जाए। अब नीचे को गुस्सा आता है, वो वहाँ से चला जाता है और एक डंडा लेके, एक हाथ में स्टैचू लेके, और बाहर चौराहे पे उसको जला देता है और कहता है दिस इज़ गॉड, और मैंने तुम्हारे गॉड को मार दिया। अब बताओ, हु विल डिसाइड द डेस्टिनी ऑफ जर्मनी, हु विल इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ जर्मनी? अब वो जो स्टूडेंट वो देखता है कि क्या कर रहे हैं गुरुदेव, तो वो कहते हैं कि हम इम्प्रूव करेंगे। तो ये एक, यूं कहो कि 19th सेंचुरी में एक बहुत बड़ा, हालांकि गॉड इज डेड एक सुनने में काफ़ी छोटा सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, लेकिन उस टाइम ये काफ़ी चैलेंजिंग था। कि क्योंकि निहिलिज्म में जो नीत्शे है, वो एक ही बात कहते थे कि जीवन का कोई अर्थ नहीं है। उनके अनुसार आपके होने या ना होने से इस ब्रह्मांड पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जब एक आइडिया ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है जहाँ पर एक तरफ मान के चलो एक स्टीरियोटाइप आइडिया पहले से एग्जिस्ट कर रहा हो, और एक ऐसा आइडिया हो जो उसके खिलाफ हो, एग्जिस्टिंग आइडिया के खिलाफ चला जाए, उसे ही क्रांतिकारी विचार कहते हैं। और जो एग्जिस्टेंशलिज्म इस आइडिया को जो ऊंचाई पर ले जाते हैं, वो है जीन पॉल सार्टर। जी हाँ, जीन पॉल सार्टर कहते हैं कि एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस। पहले अस्तित्व आया, फिर सार आया। वो कहते हैं कि सब कुछ बाद में आया। आपके सबसे पहले तो एग्जिस्टेंस है, ह्यूमन बीइंग है, फिर उसने अच्छा बुरा जो कुछ भी है उसने बाद में सोचना, उसके अंदर मॉरलिटी है। चाहे वो अच्छा सोच रहा है, किसी के बारे में बुरा सोच रहा है, वो बाद में है। उसके मकसद, वो मीनिंग के बारे में, चाहे लाइफ का मीनिंग ढूंढ रहा है, वो बाद में ढूंढ रहा है, वो पहले से नहीं है। उसके माइंड में सब कुछ हमारे डिसीजन के द्वारा होता है। वट एवर वी डू, इट इज ऑल आवर चॉइसेस। तो वो कहता है कि कोई भाग्य नहीं होता है, कोई डेस्टिनी नहीं होता है, हम सब चुनने के लिए स्वतंत्र होते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आपके पास 10 ऑप्शन है और आप कोई भी ऑप्शन नहीं चुनते, तो भी वो आपका डिसीजन है, दैट इज योर चॉइस। और इन्हीं चॉइसेस की वजह से हम क्या होते हैं, वो इंडिविजुअल चॉइसेस की बात करता है, और इन्हीं चॉइसेस की वजह से हम दुखी होते हैं, और ज़्यादा मतलब इन्हीं चॉइसेस की वजह से हम खुश भी होते हैं और ज़्यादा दुखी भी होते हैं। जब आपके पास पूरी फ्रीडम हो चॉइसेस की, तो भी इंसान दुखी हो जाता है। समटाइम्स वी ऑलवेज फ्री फॉर चॉइस। हम जब कुछ चॉइस करने के लिए फ्री होते हैं, तो हम क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, और कई ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। जब आप डिसीजन लेते हैं, और जो आपको चाहे, आपने आपका निर्णय और अनिर्णय जब दोनों आपको प्रभावित करते हैं, इसी को
एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस कहते हैं। थोड़ी सी जब हम बात कर रहे हैं कि हर निर्णय जो इंसान लेता है उसका अपना निर्णय होता है और यही उसका क्रांतिकारी विचार कहलाता है। अब जब हम बात कर ही रहे हैं तो अल्बियर कामू के बारे में थोड़ी सी बात कर लें। उनका एक वर्क था द स्ट्रेंजर, 1942 में आता है, आउटसाइडर, कैलिगुला, और काफ़ी सारे वर्क हैं। जो अल्बियर कामू थे वो जीन पॉल सार्टर से काफ़ी प्रभावित थे। जीन पॉल सार्टर उनसे 7 या 8 साल बड़े थे, लेकिन दर्शन में काफ़ी एक्सपीरियंस थे, शायद 100 साल बड़े। अब देखो, वो दोनों व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बात करते हैं, दोनों के विचार काफ़ी मेल करते थे। 1938 से जो अल्बियर कामू है वो जीन पॉल सार्टर के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, और दोनों के बीच में पहली बार वो आई थिंक 1942 में कब मिले थे उतनी एग्जैक्ट मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन 1951 तक उनकी काफ़ी दोस्ती थी। और अब यहाँ पे हम जानते हैं जो अल्बियर कामू थे वो 1935 में कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े थे और जुड़ते रहे। कभी उस पार्टी से उन्होंने कई बार छोड़ भी दी, फिर ज्वाइन भी कर ली, छोड़ दी, मतलब काफ़ी द्वंद्वात्मक रहे। और उनका और सार्टर के बीच में काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटीज़ थी, लेकिन अब उनके बीच में डिस्प्यूट आता है जो यूरोप का मार्क्सिज्म था, स्टालिन मार्क्सिज्म पे, जो आपके मेन जो अल्बियर कामू थे उनका डिस्प्यूट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो स्टालिन के जो मार्क्सिस्ट फिलॉसफी जैसा वो स्टालिन के आइडिया से खुश नहीं थे, वो स्टालिन की फंक्शनिंग से खुश नहीं थे। बट सार्टर तो बिल्कुल स्टॉन्च फॉलोवर ऑफ मार्क्सिज्म, वो तो बहुत सपोर्ट करते थे। इसलिए अब इन दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया और इन दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ लिखना शुरू कर दिया, विचारिक मतभेद शुरू हो गए और इतना लिखना शुरू कर दिया कि एक गलियारे खोल दिए। 1951 में ये डिस्प्यूट अपेक्स पे था और ऐसे वर्क आगे आए इनके डिस्प्यूट से कि पूरी दुनिया ने इनको पढ़ा और जाना। इसी अस्तित्ववाद को आगे देखते हैं हम अल्बियर कामू के वर्क में। जैसे उनका एक वर्क है द प्लेग, जिसमें उरान नामक शहर, जो अल्जीरियाई शहर है, वहाँ पर चूहे मरने की खबर पूरे शहर में दौड़ती है। पहले तो सरकार इसको हल्के में लेती है, लेकिन वो पूरा शहर जो है इस चपेट में आ जाता है और लोगों का मरना शुरू हो जाता है और ये प्लेग पूरे शहर में फैल जाता है और पूरी कंडीशन हो जाती है लॉकडाउन जैसी। अब एक्चुअली ये एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, जो क्लासिक एग्जिस्टेंशियल का एक शानदार एग्जाम्पल है। लोगों में अब एक भय पैदा हो जाता है। एक्चुअली होता क्या है, जो मॉडर्न एज में लोग थे वो बहुत मटेरियलिस्टिक हो चुके थे, वो पावरलेस हो चुके। अब जब वो प्लेग आया, एक्चुअली उनको लगता था कि वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं। वो भूल चुके थे कि वो कभी मरेंगे भी, वो भूल चुके थे कि उनका जीवन जो है नष्ट प्राय है, वो भूल चुके थे कि उनका शरीर नश्वर है। और इसी भूल में उन्होंने इंसान को ही खून पीना शुरू कर दिया था। कहने का मतलब ये है, लूट खसूट, दूसरे का एक्सप्लॉयटेशन करना, कि इंसान जो था उन्होंने एक दूसरे को दर्द पीड़ा देना शुरू कर दिया था। गाड़ियों की तरफ उनकी, मतलब नए जो मटेरियलिस्टिक गाड़ियों की तरफ उनकी शान और शौकत की तरफ उनका ज़्यादा ध्यान था। इसमें यही दिखाया गया है कि जो क्राइसिस आता है तो इंसान को पहले जो लगता था कि वो कभी नहीं मर सकता, वो उनको लगता था कि उन्होंने मौत को भी पार कर दिया है। तो इस प्ले में ये काफ़ी खूबसूरती है कि इंसान को रियलाइज़ होता है कि उसकी मृत्यु कभी भी हो सकती है। राह में चलते हुए गाड़ी के साथ उसकी टकराने से मृत्यु हो सकती है, करंट लगने से उसकी मृत्यु हो सकती है, गिरने से उसकी मृत्यु हो सकती है, चलने से उसकी मृत्यु हो सकती है। ये उसके अंदर एक प्लेग था। ये एक मेटाफोरिकली जो उसके अंदर जो प्लेग है उसको दिखाया है कि जब इंसान को लगा कि वो तो कभी मर ही नहीं सकता, तो ये एक काफ़ी ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन है, सिंबॉलिकल मीनिंग है कि उसके थ्रू दिखाता है इंसान, उसके थ्रू जो है उस प्लेग के द्वारा जो हम देखते हैं कि इंसान को उसका आभास होता है कि उसका शरीर जो है नष्ट प्राय है। एक बड़ी प्यारी कोटेशन है, लाइफ इज हॉस्पिस
नेवर अ हॉस्पिटेबल, नेवर हॉस्पिटल, कि लाइफ को ऐसे जियो कि हॉस्पिस है। हॉस्पिस क्या होता है? एक होता है हॉस्पिटल जहाँ पर हम जाते हैं अपनी केयर करवाने, हम केयर करने इसलिए जाते हैं ताकि हम जो है ठीक होकर चले आते हैं अपने घर को आशियाने को। लेकिन हॉस्पिस एक ऐसी जगह है जहाँ पर अब जो रोगी जाता है उसको पता है वो मरने वाला है, उसकी सिर्फ वहाँ पर केयर होती है ताकि उसको मरने के लिए थोड़ा दर्द कम हो, हालांकि वो जानता है कि उसकी मृत्यु होने वाली है। तो लाइफ भी ऐसी है। लाइफ क्या है? एक हॉस्पिस है। हमें ये याद रखना है कि हम मरने वाले हैं। इसी को कामू लाइफ इज अ हॉस्पिस एंड नेवर अ हॉस्पिटेबल कहते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को कामू लाइफ इज हॉस्पिस और नेवर अ हॉस्पिटल कहते हैं। यानी कि हमारे जीवन का यही अर्थ है, और उसी अर्थ को वो आगे विसंगति का नाम देते हैं जिसे अब्सर्ड कहते हैं, जिसका कोई अर्थ नहीं, हम फिर भी अर्थ ढूंढ रहे हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, जो अब्सर्ड है उसकी हिंदी मीनिंग क्या है? उटपटांग, विसंगति, जिसको समझा ना जा सके। कभी जीवन को समझ ना पाना और उसके अर्थ को ढूंढते रहना ही उसके अर्थ, मान के चलो आप जीवन को समझ ना पाना और फिर भी उसके अर्थ को ढूंढते रहने के सिलसिले को ही असंगत कहते हैं, अब्सर्ड कहते हैं। लाइफ इज लाइक अ मिथ ऑफ सिसिफस। अल्बेयर कामू कहते हैं लाइफ इज लाइक अ मिथ ऑफ सिसिफस। एक जो सिसिफस है, वो जो शापित है, वो एक पहाड़ के टीले के ऊपर एक पत्थर, रोल पत्थर को, जो राउंड जो पत्थर है उसको घुमाते हुए ऊपर जा रहा है और फिर वहीं से वापस, उसको लगता है कि उसके जीवन यही है। फिर से वो रोल कर रहा है, फिर से नीचे, फिर से रोल कर रहा है, फिर से नीचे। और जीवन की निरर्थकता को स्वीकार करना ही खुशी है। वी डेवलप मीनिंग इन आवर माइंड्स। हम उस, कहता है कि जो निरर्थक मीनिंग है असल में मीनिंग नहीं है, असल में कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन हम उस निरर्थकता को स्वीकार कर लेते हैं और उसी में खुश है। मीनिंग कुछ है ही नहीं। असल में क्या कहते हैं? मीनिंग कुछ है ही नहीं, पर्पस और मीनिंग ही ढूंढना। वो कहते हैं कि पर्पस और मीनिंग को ढूंढना इस सिलसिले में कि जब मीनिंग है ही नहीं, ये सब निरर्थक है। हम वेटिंग फॉर गोडो में गोडो का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन गोडो नहीं आएगा। सभी जानते हैं गोडो नहीं आएगा, फिर भी ढूंढ रहे हैं, फिर भी वेट कर रहे हैं, गोडो विल कम, बट गोडो नहीं आता। नोबडी कम्स, नोबडी गो। यही है मीनिंग। और छोटे छोटे से अर्थ में खुश रहो, वही मीनिंग है। क्योंकि हम फिर एज्यूम करना शुरू कर लेते हैं, किसी बच्चे की खुशी देखते हैं हम उसी में खुश हो जाते हैं। क्यों? हम जानते हैं ये खुशी भी क्षणिक भर है और उसी में खुश है। मुझे लगता है ये एक ऐसी फिलॉसफी है जो आपको निराशावादी बना सकती है, लेकिन सिर्फ पढ़ना है, एंजॉय करो। इस फिलॉसफी में ज़्यादा डूब नहीं जाना है और समझो। लेकिन अगर डीप तरीके से इसमें जाते हैं तो मीनिंग है। सच में बहुत कुछ सही में ऐसा है कि नहीं है, ये आपके ऊपर है। ओपन इंटरप्रिटेशन फॉर ऑल। थैंक यू सो मच।